नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हम सीधे 4.3 अरब साल पीछे जाएंगे, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को खंगालेंगे और समझेंगे कि कैसे एक उबलता हुआ आग का गोला आज की इस हरी भरी जीवन से भरपूर दुनिया में बदल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति और आंतरिक संरचना देखेंगे, फिर पहली चट्टानें और पर्वत, उसके बाद महासागरों में जीवन, फिर महाद्वीपों पर जीवन का विस्तार और अंत में कोयले का निर्माण और डायनासोर के महाविनाश को समझेंगे। 4 अरब साल, जरा इस नंबर के भारीपन को महसूस कीजिए। शुरुआत में हमारी पृथ्वी और कुछ नहीं, बस अंतरिक्ष में तैरता हुआ आग का एक दहकता और खौलता हुआ गोला थी। वहां से लेकर आज की एक शांत, व्यवस्थित और जीवन से पनपती दुनिया तक का जो सफर है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भाग 1, उत्पत्ति और आंतरिक संरचना। इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं वो 4.3 अरब साल पहले ठोस हुई थी। ये सोचना ही अपने आप में कितना अजीब लगता है कि हमारे पैरों के नीचे की ये मिट्टी और चट्टानें असल में अरबों साल पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी ना, तब भौतिकी ने अपना जादू दिखाया। जो भारी धातुएं थीं, जैसे निकेल और लोहा, जाहिर है भारी होने की वजह से वो बिल्कुल केंद्र में जाके डूब गईं और इसी से निर्माण हुआ पृथ्वी के सघन कोर का। वहीं जो हल्की धातुएं थीं, जैसे सिलिका और एल्युमिनियम, वो सतह की तरफ ऊपर तैरने लगीं और उन्होंने हमारी बाहरी परत यानी क्रस्ट को बनाया। और हाँ, इन दोनों के बीच जो हिस्सा सेटल हुआ उसने मेंटल का रूप ले लिया। बस इसी एक प्रक्रिया ने पृथ्वी को उसकी 3 मुख्य परतें दी। भाग 2, पहली चट्टानें और पर्वत। अब सवाल यह है कि ये चट्टानें आखिर बनी कैसे। आर्कियन युग में सारा खेल इस बात का था कि पिघला हुआ मैग्मा कितनी गहराई में ठंडा हो रहा है। अगर मैग्मा सीधे सतह के ऊपर आकर हवा के संपर्क में ठंडा हुआ तो उससे बेसाल्ट चट्टानें बनी। अगर वो सतह के थोड़ा सा नीचे ठंडा हुआ तो उससे ग्रेनाइट बन गया। और अगर वही मैग्मा धरातल के बहुत ज्यादा गहराई में जाकर जमा तो उसने गैब्रो चट्टानों का रूप ले लिया। है ना कमाल का सिस्टम। और इन्हीं चट्टानों से बने हमारे पर्वत। भारत के अरावली पर्वतों को ही ले लीजिए। शायद बहुत लोग नहीं जानते कि ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक हैं। एक वक्त था जब इनकी ऊंचाई और शान आज के हिमालय को टक्कर देती थी, लेकिन अरबों सालों की बारिश, हवा और अपर्दन ने इन्हें इतना घिसा है कि आज इनका 20% से भी कम हिस्सा बचा है। ये सच में पृथ्वी के जीवित गवाह हैं। भाग 3, महासागरों में जीवन। अब बात करते हैं जीवन की। जीवन की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से हुई। सबसे पहले सागरों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले एक कोशिकीय जीव आए। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और वे बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए। इसके बाद प्रकृति ने गियर बदला और मछलियों के रूप में हमें पहले रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिले। और फिर एंट्री हुई महासागरों के सबसे खतरनाक शिकारियों की, विशालकाय शार्क। इसके बाद ओर्डोविशियन और सिलुरियन काल में पृथ्वी पर भारी बारिश का एक नया युग शुरू हुआ। इतनी बारिश हुई कि समंदर उफान पर आ गए। उत्तरी अमेरिका जैसे पूरे के पूरे महाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूब गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी उथले पानी में दुनिया की सबसे पहली और विशाल प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स ने जन्म लिया। भाग 4, महाद्वीपों पर जीवन का विस्तार। लेकिन अब एक बड़ा रहस्य सामने आता है। आखिर पानी के अंदर रहने वाली समुद्री वनस्पतियां अचानक सूखी बंजर जमीन पर कैसे पहुंच गई? मतलब वे खुद तो चलकर आई नहीं होंगी, राइट? तो फिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब छुपा है समंदर के आने और जाने में। सबसे पहले महासागरों का पानी जमीन पर फैला। उन कम गहरे पानी वाले इलाकों में समुद्री घास तेजी से उगने लगी। फिर जब जलवायु बदली और समंदर वापस पीछे हटे तो कुछ वनस्पतियां वहीं सूखी जमीन पर फंस गईं। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो खत्म हो जाएं या फिर खुद को ढाल लें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद को सूखी जमीन और तेज धूप के हिसाब से बदल लिया और इस तरह जमीन पर पहली बार हरियाली आई। और उन पौधों को एक ऐसा माहौल मिला जो आज कल्पना से भी परे है। उस समय वायुमंडल में 25% से 30% तक कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी। आज के समय में ये 1% से भी बहुत कम है। इस गैस ने पौधों के लिए एक तरह के बूस्टर का काम किया और ये नई वनस्पतियां तेजी से बढ़कर 40-40 फीट ऊंचे विशाल स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो गईं।
अब जरा सोचिए, जब जमीन पर इतना सारा खाना मौजूद है तो जीव जंतु कैसे पीछे रहते। पानी के अंदर शार्क और दूसरी मछलियों के बीच खाने के लिए भयंकर लड़ाई चल रही थी। इसी कंपटीशन और जान बचाने की जद्दोजहद ने समुद्री जीवों को जमीन की तरफ धकेला और इसी कोशिश में जन्म हुआ एम्फीलियंस यानी उभयचरों का, जो पानी और जमीन दोनों जगह जिंदा रह सकते थे। भाग 5 कोयले और ईंधन का निर्माण। समय आगे बढ़ा और अब पूरी जमीन पर ग्लोसोप्टेरिस नाम के विशालकाय जंगलों का कब्जा हो गया। ये कोई छोटे मोटे पेड़ नहीं थे, इनकी ऊंचाई 100 फीट तक होती थी। इन जंगलों ने एक बहुत ही जरूरी काम किया। इन्होंने हवा में मौजूद उस भारी भरकम कार्बन डाइऑक्साइड को स्पंज की तरह सोखना शुरू कर दिया। ये एक तरह के बहुत बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक बन गए। लेकिन फिर खेल पलटा। भयंकर टेक्टोनिक हलचलें हुई, जमीन फटी और ये पूरे के पूरे विशाल जंगल जमीन के बहुत गहरे गर्तों में दफन हो गए। इतनी गहराई में कि वहां ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहां एक खास प्रक्रिया हुई जिसे एनाएरोबिक अपघटन यानी एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे पेड़ सड़कर वापस हवा में मिलने के बजाय कार्बन के रूप में वहीं फंसे रह गए और इसी फंसे हुए कार्बन से बना हमारा फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। अब ये ईंधन कैसा होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि वो जंगल कहाँ दबे। अगर वो इलाका कभी समंदर में नहीं डूबा तो वो ठोस कोयले में बदल गया, जैसे आज का प्रायद्वीपीय भारत और चीन। अगर वो हिस्सा खारे समंदर के पानी के नीचे दब गया तो वहां हमें लिक्विड कच्चा तेल मिला, जैसे खाड़ी देशों में। और अगर वही वनस्पति ताजे पानी की झीलों के नीचे दबी तो वहां बनी नेचुरल गैस, जिसके बड़े भंडार आज साइबेरिया और अमेरिका में हैं। भाग 6 डायनासोर और महाविनाश। 5 करोड़, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। डायनासोर ने इस ग्रह पर पूरे 5 करोड़ साल तक बिना किसी रोक टोक के राज किया था। जरा तुलना करके देखिए, हम इंसानों को इस धरती पर आए मुश्किल से 1 लाख साल ही हुए हैं। पृथ्वी के इस विशाल कैलेंडर में हम तो अभी अभी आए हैं। तो फिर 5 करोड़ साल की बादशाहत अचानक कैसे खत्म हो गई? इसका कारण अंतरिक्ष से आया। ध्रुवों पर विनाशकारी उल्कापिंड गिरे। इन टक्करों ने पृथ्वी के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हर तरफ भयंकर अस्थिरता फैल गई और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटने लगे। जो प्रजातियां 5 करोड़ सालों से फल फूल रही थीं, प्रकृति ने उन्हें महज 1 से 2 साल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, प्रकृति ने इस पृथ्वी को हमारे रहने लायक बनाने के लिए लाखों करोड़ों साल लगाए। हवा से जहरीले कार्बन को निकाला और उसे गहराई में दफना दिया। लेकिन आज हम उसी दफन कार्बन को सिर्फ कुछ ही सदियों में खोदकर वापस बाहर निकाल रहे हैं। हम प्रकृति के इतने बड़े और धीमे चक्कर को पलट रहे हैं। आगे चलकर हमारे भविष्य पर इसका क्या असर होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।